जय हिंद। चलो, तो आगे काम शुरू करते हैं अपना। तो जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अभी तक, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो एंगल ऑन इन सेंटर विद द टू वर्टिसेस, जो भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हो वो पहले वाला वीडियो भी देख लेना। इसके बाद एंगल ऑन इन सेंटर विद द टू वर्टिसेस, वह तीन शीट्स होते हैं, ए बी सी मान लो कह लिया हम लोगों ने। ठीक है, आई इन सेंटर है, तो वो आई इन सेंटर किन्हीं भी दो वर्टिसेस के साथ एक एंगल बना रहा होगा। वो ऑब्ट्यूस होता है, हमेशा अधिक कोण होता है। ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग क्या बोलते हैं, 90 प्लस। 90 प्लस कितना, तो जो थर्ड वर्टेक्स जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ होता है, ठीक है, उसका आधा जुड़ जाता है जाकर के। मतलब अगर आपको वर्टेक्स वाला एंगल दिया है तो आप इन सेंटर वाला एंगल बता सकते हैं। ठीक, इन सेंटर वाला दिया है तो वर्टेक्स वाला एंगल बता सकते हैं। ओके। अच्छा, दूसरा फिगर देखना जो सर्कल वाला है उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट है तो दोनों बराबर होती हैं। हाँ, बराबर है हमारे सामने, जैसा कि देख पा रहे होगे। ये हमारे पास दोनों टेंजेंट बराबर है हमारे पास। ठीक। अच्छा, फिर हम लोग सीखा क्या था कि उनके बीच में कोई ना कोई एक एंगल बनता है। उनके बीच में कोई ना कोई एक ये एंगल अपने आप बन जाता है। जब एक पॉइंट से दो टेंजेंट होगी तो एंगल तो बन ही जाएगा, कोण तो बनेगा ही। उसका एंगल बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से, उसका कोण समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। ठीक। ओके। अच्छा, इसकी उल्टी बात कह दी जाए कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट है। ठीक, ये रहा सर्कल। एक पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये रहा सर्कल। सेंटर को इस पॉइंट से मिला दे। जिस पॉइंट से दो टेंजेंट्स हैं, सेंटर को अगर उसी पॉइंट से मिला दे हम लोग, तो वो क्या होगा, इस तरह से बने हुए एंगल का बाइसेक्टर ही होगा, कोण समद्विभाजक ही होगा। इतनी बात क्लियर। अच्छा, ट्राइंगल में कैसे मिलता है हम लोगों को, तो ट्राइंगल में सर ऐसे मिलता है जब हम लोग ट्राइंगल का कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, अगर उसका इन सेंटर ढूंढना है, आप एंगल बाइसेक्टर बनाएं। कोई भी बहुभुज हो, आप सभी अंतःकोणों के समद्विभाजक खींचें, अगर वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं सारे, तो वो अंतःकेंद्र होगा और उस बहुभुज का अंतःवृत्त बनना संभव भी होगा। ठीक है, किसी भी पॉलीगन में आप एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, अगर वो एक साथ एक ही पॉइंट पर, मतलब वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक हो। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक नहीं कहूँगा, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम हो। इंटरसेक्शन पॉइंट सेम हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। खैर, कॉन्सेंट्रिक कुछ भी हो सकता है जिसका सेंटर सेम हो। खैर, यहाँ सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट की बात चल रही है। तो जितने भी एंगल बाइसेक्टर्स हैं हमारे, अगर वो एक ही पॉइंट पर कट कर जाते हैं, ठीक, तो वो पॉइंट हमारा इन सेंटर होगा और उस तरह के बहुभुज का, पॉलीगन का इन सर्कल बनना, इन सर्कल अंतःवृत्त बनना पॉसिबल होगा। डन है, इतनी बात हम लोग सीख करके आए थे। अभी आगे काम करते हैं। अच्छा, एक बात और यहीं पर, ये भी बात करी थी हम लोगों ने कि जो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये हमेशा कौन से पॉइंट से होकर जाएगा, सर ये हमेशा इन सेंटर से होकर के ही जाएगा। ये हमेशा इन सेंटर से होकर के ही जाएगा। अगर वर्टेक्स से एक लाइन निकले, वर्टेक्स से एक लाइन निकले, शीर्ष से एक रेखा जाए शीर्ष से, और वो अंतः केंद्र से होकर चली जा रही है, तो वो फिर कोण समद्विभाजक होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है जो इन सेंटर से पास होता है फ्रॉम द वर्टेक्स। शीर्ष की तरफ जो आ रहा है, जो शीर्ष से आ रहा है, तो कोण समद्विभाजक ही है जो अंतः केंद्र से होके जा रहा है। तो अंतः केंद्र से होकर के जाने वाला और शीर्ष से आने वाला कोण समद्विभाजक ही होगा। नेक्स्ट पर बात करें तो ये एरिया का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सभी लोग जानते हैं एरिया वेरिया क्या होता है और साइन वाइन कैसे क्या लिखा जाता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर खेल है, एरिया जो भी क्षेत्रफल, मैं उसे कुछ डेल्टा कह दे रहा हूँ। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाया हमारा यहाँ पे पी क्यू आर, और पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्यू आर पर, कुछ भी उसे हाइट एच कह दिया। ये छोटे कॉन्सेप्ट है,
लिख दी मैंने पहले से ही, नहीं तो एक साथ लिखा करेंगे आगे से। अब जो भी है, एक एंगल Q को मैंने अल्फा कहा, R को मैंने थीटा कहा, P को मैंने डेल्टा कहा। P से ही एक परपेंडिकुलर अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लिया, कुछ H हाइट, उसको डिनोट कर दिया H से। ठीक, अगर हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हाफ हाइट इंटू बेस, जो भी उसका बी लिखा हुआ है। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू डी भी दिखाई दे रहा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू डी। पी क्यू डी की अगर बात करें तो उसमें साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन अल्फा लंब बटे कर्ण। तो अल्फा के सामने जो भी है वो है लंब, परपेंडिकुलर कौन है, एच। क्योंकि जो ट्राइंगल इस्तेमाल कर रहे हो उसी को देखना यार। तो साइन अल्फा हो जाएगा एच अपॉन ए, एच का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकेंगे ए साइन अल्फा, और उसको हम लोग रिप्लेस करा दे रहे जाकर, कहा जो डेल्टा बराबर लिखा, तो हम लोग डेल्टा बराबर क्या लिख पाएंगे, हाफ ए साइन अल्फा इंटू बी। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं, थोड़ा ठीक क्या, ए इंटू बी लिखा हो या बी इंटू ए लिखा हो, बात तो एक ही है। अरेंज करके जब हम लोगों ने इसको लिखा तो ध्यान देना, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ज़रूरत किस चीज़ की होगी, एक साइड एक और साइड, मतलब कम से कम दो साइड चाहिए। अच्छा, साइन ऑफ किसी का एंगल है, वो एंगल कौन है, अल्फा। ध्यान से देखो, गौर करना, तो अल्फा जो है ए और बी साइड्स अल्फा बना रहे हैं, तो जो भी दोनों साइड्स इस्तेमाल हो रही हैं उनके बीच का ही एंगल इस्तेमाल हो रहा है। डन। तो हम लोगों ने क्या लिखा, हाफ ए बी साइन अल्फा। मान लीजिए हम लोग को ए सी का इस्तेमाल करना होता, तो हाफ ए सी, उनके बीच में डेल्टा है, साइन डेल्टा। बी सी का इस्तेमाल करना होता, हाफ बी सी साइन ऑफ थीटा। उल्टा काम, उल्टा काम क्या है, थोड़ा सा बस एक बात बताओ, अभी तुमने बोला ए बी का यूज करें तो अल्फा है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहता अल्फा का यूज करें तो, अगर एंगल अल्फा का यूज करें तो दो बातें हैं, देखने पर डिपेंड करता है। क्या सर, अगर अल्फा का इस्तेमाल करें तो ट्राइंगल पी क्यू डी में भी बात कर सकते हैं और ट्राइंगल पी क्यू आर में भी बात कर सकते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं सर, ट्राइंगल पी क्यू आर की। तो अब कितनी बात कर पाएंगे, एक ही बात कर पाएंगे। तो ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें तो उसमें अल्फा एंगल को देख करके एरिया बताना हो तो साइड्स कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे सर, ए और बी, क्योंकि अल्फा एंगल को बनाने वाले ए बी है। तो एंगल से साइड देखना और साइड से एंगल देखना, दोनों का इस्तेमाल करो। ये नहीं हाँ तो ये दोनों साइड है इनके बीच का एंगल का इस्तेमाल, बात खत्म नहीं। ये दो साइड है इनके बीच का एंगल इस्तेमाल, सही बात। एक और बात, ये एंगल, तो कभी कभी होगा ना कि उस एंगल का इस्तेमाल होगा। अब उस एंगल का इस्तेमाल होगा तो भैया जिस एंगल का इस्तेमाल कर रहा हो उसे वहां पर पर्टिकुलर साइड्स तुम्हें मिलेंगी यूज करने के लिए। अब उन पर्टिकुलर साइट्स में अननोन भी हो सकता है और नोन भी हो सकता है, दिया हुआ भी हो सकता है और ना दिया हुआ भी चीज़ें भी हो सकती है। तो तुम्हें रिप्लेस करना पड़ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर किया और हमने अपना एरिया का काम निकाल लिया। आगे बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ गया है वर्किंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर। हाँ, उसी पर अभी एंगल बाइसेक्टर पर जो हम लोग काम करना चाह रहे थे, तो ये लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया। ये छोटा सा एरिया के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। तो और यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर की वर्किंग। अब देखो, जो एरिया अभी हम लोगों ने लिखा है उसी का इस्तेमाल करना। फिलहाल सबसे पहले यहाँ सुनना जरा बस ध्यान से, ट्राइंगल ए बी सी, बस वैसे वैसा समझो बनाया जा रहा है। ट्राइंगल ए बी सी बनाया, ए डी एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक बनाया, ए डी को, ठीक, अल्फा अल्फा लिख दिया। बी ई अभी कुछ नहीं किया, हरा वाला काम पे ध्यान मत देना। ए डी एंगल बाइसेक्टर बनाया, अल्फा अल्फा हुआ। एंगल ए डी बी और ए डी सी कुछ तो होंगे, मैंने एक को थीटा लिखा और एक को लिखा पाई माइनस थीटा, वो दोनों का टोटल 180 होता है। एक थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा है। अब एक ट्राइंगल ए बी डी और एक ट्राइंगल ए डी सी है ना, ए डी लाइन से दो ट्राइंगल देख लो, इन दोनों के एरिया का रेशियो देखने जा रहे हैं। ठीक। अच्छा देखो, क्या होता है ना, कभी एरिया ना किसी चीज़ का घटता बढ़ता नहीं है जब तक कि कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन, खुद से जोड़ना या घटाना ना हो। जिस चीज़ का एरिया जितना है जब तक उसको तुम फाड़ के कुछ कम नहीं कर दोगे या कुछ जोड़ के बढ़ा नहीं दोगे तब तक वो एरिया बदलेगा नहीं। और अगर कुछ चीज़ें हैं
और उनका एरिया आप कितने भी तरीके से निकालो वो सेम रहेगा। ठीक है, तरीका बदल सकता है, एरिया नहीं बदल सकता है। जिस चीज़ का एरिया जो जितना है वो फिक्स है। ठीक, जब तक कि उसमें कुछ भी हम घटा बढ़ा नहीं रहे हैं। ओके, चलो इतनी सी बात समझ में आती है। अगर एरिया सबका फिक्स होता है अपना अपना, तो उनका रेशियो भी फिक्स ही होना चाहिए फिर तो। जब वैल्यू नहीं बदलेगी तो रेशियो का वैल्यू कैसे बदल सकता है? बिल्कुल बात सही है। चलो देखते हैं। तो हमने ए बी डी का एरिया और ए सी डी का एरिया, दोनों का हमने एरिया लिखना शुरू किया। एंगल एक बार एक का अल्फा, दूसरे का भी अल्फा, और एक बार एक का थीटा और दूसरे का पाई माइनस थीटा, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप ए बी डी में इस्तेमाल करोगे तो ए बी डी में जो अल्फा है वो ए बी और ए डी को लेकर के बना है। ए बी और ए डी को लेकर के बना है, तो हाफ ए बी ए डी साइन अल्फा। और ए सी डी में पहुंचोगे जो अल्फा है वो ए सी और ए डी को लेकर के बना है, तो हाफ ए सी ए डी साइन अल्फा। देन हाफ थीटा का इस्तेमाल करोगे, फिर से अपने वापस ए बी डी में देख लो। ऊपर ए बी डी है, नीचे ए सी डी है। ऊपर ए बी डी है और नीचे ए सी डी है। तो देखते हैं अगर हम लोग, तो बी डी ए एंगल जो है हमारा थीटा, तो बी डी और ए डी का इस्तेमाल किया, तो हाफ ए डी बी डी साइन थीटा। और इसी तरह से दूसरे वाले में हाफ ए डी सी डी साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास रिजल्ट कुछ आ गया, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। तो एंगल बाइसेक्टर का किसी ट्राइंगल में क्या काम है? वर्किंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्राइंगल। ठीक, डन। वर्किंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्राइंगल, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या वर्क है एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक का? तो जिस भी शीर्ष से तुम कोण समद्विभाजक खींचोगे, जिस भी वर्टेक्स से आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो सामने वाली साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये यहाँ पर हमें मिल चुका है। वो वही रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में बाकी की दोनों साइड्स, बाकी की दोनों भुजाएं होंगी। ठीक, ए बी अपॉन ए सी, ये दोनों साइड्स हैं, इनका वही रेशियो है, या उनका जो भी रेशियो है वही रेशियो बी डी सी डी का है। वही रेशियो बी डी सी डी का है। जो भी ए बी ए सी का रेशियो वही बी डी सी डी का रेशियो। अगर कभी ऐसी बात कहीं मिल जाए तो उल्टी बात समझ लेना कि ये काम एंगल बाइसेक्टर का होगा। कभी ऐसा रेशियो कहीं मिल जाए, समझ जाना कि वहां पर ये काम कौन कर रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर कर रहा होगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे अपने दिमाग में जहन में बिठा के रखेंगे। पता करो कि किस वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर निकला है। सर ए से निकला है, मैंने कहा बढ़िया। तो ए से निकलने वाली दोनों साइड, उन्हीं का रेशियो होना, चाहे ए बी अपॉन ए सी लिखो या ए सी अपॉन ए बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लिख लिया ए बी अपॉन ए सी। जो एंगल बाइसेक्टर गया है वो सामने किस पॉइंट पर कट कर रहा है? सर डी पर। हाँ, तो बस ए बी अपॉन ए सी, बी से लेकर के डी तक बी डी और सी से लेकर के डी तक सी डी। तो जिस तरह से ध्यान रख सकते हो उस तरह ध्यान रखो, जैसे तुम इच्छा करें। ये अपनी अपनी मर्जी होती है कि इसको हम किस तरह से ध्यान रखें। क्या, अगर अब हम लोग ध्यान देना, बी से भी अगर एंगल बाइसेक्टर बीई बना दिया होता, तो तुरंत रिकॉल करो। सर अगर बीई एंगल बाइसेक्टर बनाते, एडी पहले से बना हुआ है, तो दोनों एंगल बाइसेक्टर काटेंगे कहाँ? इन सेंटर पर। दोनों एंगल बाइसेक्टर कहाँ काटेंगे? सर इन सेंटर पर। अच्छा, क्या बीई एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से क्या बोलते? अच्छा, किस वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर बी से निकला है, तो दोनों साइड्स कौन कौन सी होंगी बी से? तो बी ए अपॉन बी सी, बी ए अपॉन बी सी। कौन से पॉइंट पर कट किया है सामने वाली साइड को? ई पर। तो ए से लेकर के ई तक ए और सी से लेकर के ई तक सी ई। कुछ ऐसे ही काम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में भी रहता है। ये प्रूफ एक्सटर्नल एंगल के लिए जो प्रूफ है वो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। मैं बस बता दे रहा हूँ कि क्या करना होगा।
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करने जा रहे हैं। ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जहाँ तक जाना है उसको चला जाए। फिर क्या करा, BC को एक्सटेंड कर दिया जा करके, BC को बढ़ा दिया जाके, BC को हम लोग बढ़ाते हुए ले गए, उसने कहीं किसी पॉइंट E पर कट किया। अब एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल सेम, ये दोनों एंगल सेम, अल्फा अल्फा, ठीक, ये हमारे एंगल क्या है, इक्वल है, ये बताया गया। अब एक्सटर्नल एंगल, क्योंकि इंटरनल एंगल ये, ध्यान देना, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल इन दोनों का टोटल 180 होता है। बस इतना पकड़ना, एक्सटर्नल एंगल अपने आप पकड़ जाओगे। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है, कभी दिक्कत नहीं होगी पकड़ने में, ठीक है। चलो बढ़िया। तो यहाँ पर हम अपना रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे। अच्छा, कहाँ से एंगल बाइसेक्टर निकला, ए से। ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि ट्राइंगल जो है हमें उससे मतलब है, हम लोगों का जो भी ट्राइंगल है हमें उससे मतलब है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर गया है, ओके। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू, किस पॉइंट पर कट किया है सर, ई पर कट किया, भले ही एक्सटेंड करने पर किया हो। तो बी ई अपॉन सी ई, जो भी होगा वो रेशियो कुछ इस तरह से आएगा। डन। अच्छा, इसका प्रूफ ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, पहले आप एक बार को ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं एक छोटा सा हिस्सा पकड़ के इसका प्रूफ भी बता दूंगा। ट्राई करना, कुछ एंगल वैंगल एरिया वेरिया निकल आएगा, बहुत प्यार से कर लोगे, एरिया वाले काम से करना अपना, निकाल डालोगे। हाँ, अगर इसका एक एप्लीकेशन बात करें, इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो इसका एक एप्लीकेशन है छोटा सा, पूछा भी गया है पेपर में, CGL के ही मेंस में भी पूछा गया है। कब पूछा गया है ये नहीं पता मुझे, ये मतलब डेट वेट नहीं याद है, डेट याद होती तो मैं GS तकड़ी कर लेता अपनी। खैर, एप्लीकेशन कुछ ऐसा है कि ट्राइंगल है हमारे पास, एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल दोनों के बाइसेक्टर्स बनाए गए हैं। एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल दोनों के बाइसेक्टर्स बनाए गए हैं। चलिए अब नाम रख देते हैं, मैंने इसका नाम रख दिया PQR, तो ट्राइंगल का नाम है। S इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ने कट किया है, और T एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ने जहाँ कट किया है वो वाला पॉइंट है। S जहाँ इंटरनल वाले ने किया है और T जहाँ एक्सटर्नल वाले ने किया है। तो ध्यान देना, यहाँ से रिजल्ट क्या निकालेंगे, यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे हम लोग सर PQ अपॉन PR। इंटरनल के लिए भी इसी का इस्तेमाल होगा और एक्सटर्नल के लिए भी इसका ही इस्तेमाल होगा। तो PQ अपॉन PR अगर इंटरनल के हिसाब से देखेंगे तो QS अपॉन RS, और एक्सटर्नल के लिए देखें तो T पॉइंट पे कट किया है, QT अपॉन RT।
अब इसमें ही कुछ ना कुछ को रिलेट करके आपके ऑप्शन में आंसर पड़ा होगा, या कुछ वैल्यूज गिवन करके कुछ वैल्यूज आपसे पूछ ली जाएंगी। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन इस तरह से। तो एंगल बाइसेक्टर का ये वर्क, एंगल बाइसेक्टर के नेक्स्ट वर्क पर अगर काम करें तो एंगल बाइसेक्टर का नेक्स्ट वर्क क्या होना चाहिए तो देख लेते हैं। अच्छा, कोई भी ट्राइंगल हमारे पास ABC है, मैंने इंटरनल में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लिया, कुछ भी O, ये कहीं पर भी कोई पॉइंट एक्सेस कर रहा है। देन हम लोगों ने क्या काम करा कि हर जो अंदर एंगल बन गए हैं इनके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, इनके हम लोग एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक एंगल बाइसेक्टर, ये रहा दूसरा एंगल बाइसेक्टर, और ये रहा तीसरा वाला एंगल बाइसेक्टर। तीनों एंगल बाइसेक्टर बना लिए। इसे कुछ भी अल्फा अल्फा लिख दें, इसे कुछ भी थीटा थीटा लिख दें, और इसे भी कुछ भी बीटा बीटा लिख देते हैं। नाम डाल देते हैं यहाँ पर D E F। अब हमारे पास यहाँ पर जो तीन तीन ट्राइंगल बन गए हैं, अपने पास यहाँ पर कुछ तीन तीन ट्राइंगल बन गए हैं। अगर उन पर गौर करें तो पहला ट्राइंगल कौन है सर, एक एक गौर कर लो। एक है AOB, और सर और है हमारे पास BOC, और एक है सर COA। ये हमारे पास तीन तीन ट्राइंगल है। अगर तीनों ट्राइंगल की बात करें तो उनमें जो भी वर्क यूज हो रहा है उसका इस्तेमाल कर लेना। एंगल बाइसेक्टर का जो काम होता है उसका यूज कर डालो। तो AOB में सर OA अपॉन OB, क्योंकि O से ही एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है। AOB ट्राइंगल है, साइड्स कौन कौन सी O से निकलने वाली, OA और AB, सॉरी OA और OB किस पॉइंट पर कट किया है सर, F पर कट किया है। तो AF अपॉन BF, ये वो पहले वाले का काम हो गया। दूसरे वाले की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, OB अपॉन OC इक्वल्स टू D पर कट किया है BD अपॉन CD, ये सेकंड वाले के लिए काम हो गया। देन अगर थर्ड वाले ट्राइंगल पर बात कर ले तो थर्ड वाला ट्राइंगल क्या बताएगा सर, OC अपॉन OA इक्वल्स टू E पर कट कर रखा है CE अपॉन A। तो ये काम हमारा थर्ड वाले पर होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को करा ले मल्टीप्लाई। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे ना तो जरा ध्यान देना, OA ऊपर है और सबसे लास्ट में OA
नीचे है, देखें ओ ए ऊपर है, ओ ए अपॉन में है। जब मल्टीप्लाई में आएगा सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओ बी डिनोमिनेटर में है और कहीं न्यूमरेटर में है, कहीं अंश में है कहीं हर में है, सर कट जाएंगे। अच्छा, ओ सी नीचे है और यहाँ ऊपर है, सर कट जाएंगे। तो एक साइड क्या बचेगा, केवल और केवल 1 बचेगा। एक साइड केवल और केवल 1 बच जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्ट सामने आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। ध्यान देना, बी डी इंटू सी ई इंटू ए एफ, ये तीनों एक साथ मल्टीप्लाई में होंगे ऑल्टरनेट मैनर में। बी डी इंटू सी ई इंटू ए एफ इक्वल्स टू, बाकी जो भी बचे हुए हैं वो भी ऑल्टरनेट मैनर में ही है अपना, सी डी इंटू ए इंटू एफ पी। यहाँ से रिजल्ट डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है या हो सकता है इसी पर क्वेश्चन बना दिया जाए या कुछ भी काम कह सकता है। अगर एक को किसी के नीचे डाल दे तो रेशियो कितना 1:1 हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी काम पेपर में हमारे लिए पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। खैर, अपने नोट्स बनाते चलना। शुरुआत यहाँ से करी थी हम लोगों ने, फिर हम यहाँ पर गए थे, फिर हम लोग कुछ इस तरह से गए थे। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर में हम यहाँ तक गए थे। उसके बाद शायद मैंने सेक्शन अलग कर दिए हैं, ये दो न्यू, ठीक, सारा काम सही है। आपके तो स्क्रीन में ही आ रहा होगा, आप तो कहीं भी पॉज कर सकते हो। खैर, जो हम लोग बात कर रहे थे छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक, उसके बारे में जरा यहाँ पर बात कर ली जाए। बात ये है, हाउ मैनी परपेंडिकुलर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, कि एक बिंदु से किसी एक रेखा पर कितने लंब खींचे जा सकते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे सामने रखा हुआ है कि इस बिंदु से कितने परपेंडिकुलर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका जवाब कोई ना दे पाए, सभी लोग दे सकते हैं इसका आंसर। तो सर सिर्फ एक परपेंडिकुलर, हम लोग कितने परपेंडिकुलर बना सकते हैं एक पॉइंट से, सर सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हैं। अब यार ये है जरूर छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि बहुत ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन है ना जहाँ इतनी सी बात का इस्तेमाल करना होता है और हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, वो कहाँ करना होता है, क्वेश्चन तो आएंगे, उन क्वेश्चन का एप्लीकेशन मैं अभी सिखा दूंगा कि देखो इस तरह से इस्तेमाल करना, जब भी काम ऐसा है तो कुछ इस तरह से यूज़ करना। तो जो क्वेश्चन आएंगे ना यार, मैं सच बता रहा हूँ, पॉज करना, ईमानदारी के साथ ट्राई करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर जब इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तब जो है ना कितना ईज लगेगा खुद में, क्या कितना आसान लग रहा है, कितना ईजिली हुआ जा रहा है सब कुछ। तो भाई कुछ चीज़ें हुआ नहीं है, क्योंकि दिमाग में जब बैठी हुई नहीं होती चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक, तो बेकार हो जाता है मतलब। खैर, आंसर जवाब मिलता है सिर्फ एक परपेंडिकुलर, ओनली वन परपेंडिकुलर। ओके, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं या बात करते हैं इस पर।
अगर कभी आप ध्यान दें, कभी कुछ खेल ऐसा मिला, एक ट्राइंगल है और एक पॉइंट से ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक, एक ट्राइंगल था और हमारे पास एक पॉइंट से किसी एक साइड पर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग यहाँ से क्या बता सकते हैं, कम से कम कुछ नहीं तो बात एरिया की तो कर ही सकते हैं, कि हम इसके एरिया की बात कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बन रहा है, अगर छोटे छोटे टुकड़ों की बात करो और न पूरे की बात करो, सर ये रहा परपेंडिकुलर, पूरे का एरिया निकाल सकते हैं। छोटे से टुकड़े की बात करें, हाँ सर उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। दूसरे टुकड़े की बात करें सर, उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, अगर तीनों टुकड़ों की बात, तीनों ट्राइंगल की बात करो, तो सबका हाइट क्या है सर, सबका हाइट कॉमन होगा, सेम होगा। अगर आप हर एक पार्ट का रेशियो देखना शुरू कर दो, तो क्योंकि एरिया हम लोग लिखते क्या है, एरिया क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 ये तो नंबर है, सबसे कट जाएगा जब रेशियो देखोगे, और हाइट भी सबसे कट जाएगा, ठीक, क्योंकि हाइट क्या होगा सर, कॉमन होगा, सेम होगा, बच क्या जाएगा, बेस। तो जो भी एरिया का रेशियो देखने चले थे, वो किस में मिल गया है, वो बेस के रेशियो में मिल गया है। तो इसे हम लोग बोलते हैं सेम वर्टेक्स सेम बेस लाइन। तो इसको मैं करके भी दिखाई दूंगा बाद में कभी, इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और सेम वर्टेक्स सेम बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ज्योमेट्री भर, जब तक ज्योमेट्री क्वेश्चन देखोगे सेम वर्टेक्स सेम बेस लाइन पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक। फिलहाल एक एप्लीकेशन तो ये हुआ। अच्छा, कभी कल को फिगर कुछ ऐसा बनाओ, फिगर बना हो या बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, फिगर बना हो या बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, बस ध्यान रखें कि पहले तो हमें कहाँ पर दिया गया था पॉइंट, सर पहले हमें वर्टेक्स पर पॉइंट दिया और हमने वहीं से हाइट बनाया। अभी हमें कहाँ मिला सर, एक साइड पर पॉइंट मिला और हमने वहां से दो ये परपेंडिकुलर्स बनाए, ये दो परपेंडिकुलर्स बनाए। तो वो जो दो परपेंडिकुलर बने हैं, जरा देख लेना, ये जो मैंने ग्रीन वाली लाइन बनाई, कैसे ट्राइंगल दो टुकड़ों में बट गया तुरंत खटाक से, ट्राइंगल दो टुकड़ों में बट गया। ये दोनों हाइट सेम नहीं होंगी, ये दोनों हाइट आपस में सेम नहीं होंगी, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है ट्राइंगल पर। खैर, लेकिन सिर्फ इतना बताओ, कहीं ना कहीं एक हाइट हमको दिख गई ना, दोनों ट्राइंगल में हाइट हमें दिख गई है, चलो ठीक है, बस ये देखना ही है केवल कि कभी अगर हाइट की जरूरत पड़ेगी और किसी साइड पर पॉइंट पड़ा होगा, किसी भुजा पर बिंदु पड़ा होगा, तो वहां से हम इस तरह से परपेंडिकुलर बना सकते हैं। अच्छा, कभी जरूरत पड़ गई कि ट्राइंगल है, पॉइंट अंदर ही हो, कहीं पॉइंट कहीं अंदर हो, तो हम इस तरह से, अब अंदर अगर पॉइंट है तो फिर हम तीनों की तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर बना सकते हैं। तो फिर हम लोग तीनों की तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर बना सकते हैं, और जैसे ही आप उस पॉइंट को जहां से परपेंडिकुलर्स बनाए हैं, उस बिंदु को जहां से लंब खींचे हैं, शीर्षों से मिला दोगे, तो तुरंत देखो पूरा कंप्लीट ट्राइंगल जो है ना, वो तीन टुकड़ों में बट गया, मतलब तीन ट्राइंगल में बट गया। और उन तीनों ट्राइंगल का एरिया हम लिख सकते हैं, उन तीनों ट्राइंगल का एरिया हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऐसे बात करी जाए कि ये सेक्शन x है और ये सेक्शन y है और ये h है, उसी तरह से साइड a है, ये साइड b है, a है, b है, c है। चलो इसको केवल एक है तो h1 कह लेना, जहाँ दो है वहाँ एक को h1 दूसरे को h2, और जहाँ तीन है एक को h1 दूसरे को h2 तीसरे को h3 कह लेना, ठीक। तो हम लोग एरिया बहुत इजीली लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं
हो सकता है कि हमें एरिया कैलकुलेट ना कर पाए, मतलब वैल्यू ना दिया हो, लेकिन सिर्फ इतना बताना, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये h1 हाइट है और ये h2 हाइट है, तो हाफ ए h1 और हाफ बी h2, इन दोनों का जो एरिया है, क्या वो टोटल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा? जो भी कंप्लीट ट्राइंगल है, उस कंप्लीट ट्राइंगल का वो इजीली हमें बता जाएगा। तो वही वाली बात कर रहा हूँ, कल को यार तीसरी साइड दी गई हो, ठीक, और हमें हेरॉन्स फॉर्मूला पता ही है, हम लोग काम कर ही लेते हैं, टोटल निकाल ही लोगे, और मे भी शायद क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया हो कि हमको वहाँ से इजीली कैलकुलेशन मिल जाए, किसी चीज़ का किसी से कोई रिलेशन, कोई वैल्यू, वो कुछ भी हो सकता है जा करके। फिलहाल तो एक पॉइंट से एक लाइन पर मात्र एक परपेंडिकुलर बना सकते हैं, एक पॉइंट से एक लाइन पर मात्र एक परपेंडिकुलर हम लोग बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये सब अगर इतनी बात अगर आप जान गए हो, एक पॉइंट से एक लाइन पर कितने परपेंडिकुलर, तो हम लोग इन सेंटर पर जो काम कर रहे हैं अभी, ठीक है, इन सेंटर पर जो भी वर्क कर रहे हैं उसी पर आगे बढ़ते चले अगर, तो इन सेंटर में ही हमारे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था उसी पर बात करें आगे। तो अब आ गया इन रेडियस, ठीक है, अंतः त्रिज्या, ठीक, ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, इस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो फटाक से अपना ट्राइंगल बनाते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल बनाया, अब क्योंकि इन सेंटर से हम लोगों को इतना तो पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है कि इन सेंटर वो पॉइंट होता है, इन सेंटर वो पॉइंट होता है कि उस पॉइंट से तीनों साइड्स पर ड्रॉ किए हुए परपेंडिकुलर्स की लेंथ सेम होती है, अंतः केंद्र से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां समान होती है, 90, 90, 90, रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस पॉइंट को हम लोग आई, और मैं बता देता हूं यहाँ पर कि जो हमारा आई पॉइंट है वो इन सेंटर है। आई मतलब इन सेंटर ही नहीं होता है हमेशा, जब तक कि आई के बारे में बताया ना जाए, आई अंतः केंद्र है। और जब इतनी बात पता लग गई, फिर उसके बाद फटाफट कि हमारे पास तीन वर्टेक्स है, ए बी सी, हम लोगों ने बी को आई से, क्योंकि अब आई से परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, तीनों साइड पर पड़े हुए हैं, आई को सी से और ए को आई से ज्वाइन कराया, तो जो कंप्लीट ट्राइंगल है वो तीन टुकड़ों में बन गया। वो टुकड़े क्या क्या हैं सर? वो टुकड़े हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी, और सर एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी। अच्छा, और सर एक है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई ए, और बस इतना ही। ये क्या है? ये तीनों का टोटल ना वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ही है। वो तीनों का टोटल क्या है सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। अब ए बी सी की साइड्स में कुछ भी लिख देता हूँ, चलो इसे ए लिख दिया, इसे बी लिख दिया, इसे सी। तो हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया तो बता ही सकते हैं। किस तरह से बता सकते हैं? ये तो सभी लोग जानते होंगे भाई, मैं बोलूँगा तक नहीं इसके बारे में। अगर ये नहीं जानते हो तो दिक्कत है।
जहाँ पर जो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप S होता है। खैर, तो जो हम लोग मेन मुद्दे बात कर रहे थे कि ट्राइंगल AIB, BIC और CIA तीनों का एरिया टोटल के बराबर होगा। तो लिखो जरा AIB का एरिया, BIC, CIA। अब तीनों का जब अलग अलग लिखोगे तो 1/2 R सभी में आएगा, एक में A आएगा, एक में B आएगा, एक में C आएगा। टोटल ट्राइंगल के एरिया को मैं डेल्टा ही लिख देता हूँ। अब क्योंकि हम लोग को ये पता ही है कि A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 S होता है। S मतलब डिनोट किस चीज को कर रहे हैं, सेमी पेरीमीटर को, अर्ध परिमाप को कर रहे हैं। तो R इंटू एस मतलब इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, अंतः त्रिज्या गुणे त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगर हमें भुजाएं दी गई हैं तो हम ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं और इन रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग क्या बता डालेंगे कि किसी भी ट्राइंगल का जो इन रेडियस होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो इन रेडियस होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये हो जाता है इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। चलो क्या क्या बता डाला है, इन रेडियस हो क्या है, खैर एंगल बाइसेक्टर का काम देख लिया है, इन रेडियस का भी काम देख लिया है। खैर इतना काम काफ़ी है, तो अभी इतने पर अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट अपना कंटिन्यू होता रहेगा और नेक्स्ट क्लास पर कोशिश करेंगे हम लोग लगता है एप्लीकेशंस करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इतने ही कॉन्सेप्ट पर अपने आप को तैयार रखना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।